सभी साथियों का नमस्कार। और मैं यहाँ इंतज़ार करूँगा कुछ लोग अभी हमारे साथ जुड़ जाएं, उसके बाद मैं अपनी बात आपसे कहना चाहूँगा। दोस्तों, कुछ बातें ऐसी हैं जो हम रोज़मर्रा की दिनचर्या में हम देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बातें जो कि हमारे समाज, हमारे देश, हमारे राष्ट्र को कहीं ना कहीं हमें सोचने पर विवश करती है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। जी बिल्कुल, यह बात यदि आप सूक्ष्म तरीके से सोचें कि आखिर हम किस दिशा में सोच रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश, हमारे राष्ट्र, हमारे हिंदुस्तान की। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आखिर हमारे राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य बनता है। क्या हम कभी इस ओर सोचते हैं? शायद हाँ। आपको बहुत बहुत नमस्कार मेरे मित्र, आप जो मेरी लाइव पर आए। तो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि हमारा कर्तव्य आखिर बनता क्या है। ज़रा आप मुझे बताएंगे कि हम हिंदुस्तानी, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी धर्म या फिर किसी भी तबके से आता हो, कम से कम हमारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बनता है। अभी हम और इंतज़ार करेंगे, हमारे साथी हमसे जुड़ें और मैं आवाज़ आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष इन बातों को रख रहा हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि मेरा टॉपिक भी है ये, हमारा कर्तव्य राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और सुंदरता का निर्माण। शायद हमारे जो पूर्व में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, आज कहीं ना कहीं हम उनको भूल चुके हैं। उनके द्वारा कही गई बातें और आज जिस तरह से, मैं राजनीति को और जानना नहीं चाहूँगा, आज जिस तरह से लोग हैं, कोई भी है, किसी भी तबके से आता हो, सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजाने में मशगूल है। लेकिन मेरा मानना है कि देश में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण का भाव रखना ही सच्ची राष्ट्र सेवा है। राष्ट्र जैसे छोटे से शब्द में विशाल, असीमित और बहुआयामी अर्थ और कर्तव्य बोध राष्ट्र जैसे छोटे से शब्द में विशाल, असीमित, बहुआयामी अर्थ और कर्तव्य बोध का सार समाहित है। ये सब आप लोग जानते ही हैं।
और मुझे समझाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं। देश के प्रत्येक नागरिक, जी हाँ, देश के प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है कि वह जिस दिशा में है, जिस परिस्थिति में है, जहाँ है, सकारात्मक सोच के साथ अपना राष्ट्र के प्रति योगदान ज़रूर दें। हमारे राष्ट्र का आदर हो तो इसमें जन्मे कोई भी लोग हो वो आदरणीय कहलाएंगे। तो अभी कुछ ही साथी हमसे जुड़े हैं और सभी साथियों से मेरा कहना है कि देश में हम सभी का नैतिक दायित्व है कि हम राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहें। जी हाँ, यदि कभी ऐसी स्थिति आती है तो हमें अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के लिए तैयार रहना होगा। राष्ट्र निर्माण में अपनी योग्यता हमें साबित करनी होगी। हमें यह अनुभूति होनी चाहिए कि मैं ही राष्ट्र निर्माण के लिए उपयुक्त व्यक्ति हूँ। जी हाँ, ये नहीं कि वो कर रहे हैं या वो कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। यदि हम स्वयं इस बात को सोचते हैं और स्वयं इस बात को गहराई से चिंतन और मनन करते हैं तो यह बात 100% सार्थक साबित होगी। हमारे द्वारा किए गए कार्य से ही राष्ट्र निर्माण में सहयोग होगा और निश्चित ही यह बात आप जानते हैं। हमारी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, लेकिन जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पर और कई मैं कहना नहीं चाहूँगा ऐसे शब्द, लेकिन मजबूर हूँ कहने के लिए कि कुछ थोड़ी बहुत टीआरपी पाने के लिए लोग, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, आपने शायद, मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन क्यों अपना चेहरा लाने के लिए इतने लालायित हैं। मतलब कहीं कोई भी व्यक्ति, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, कई लोगों को बुरा भी लगेगा इसमें, लेकिन जैसे कि मैंने कई बार देखा है, कहीं हम फल वितरित करते हुए दिखाई देते हैं कुछ लोग, कहीं कुछ वितरित करते हुए दिखाई देते हैं कुछ लोग, लेकिन उनका मात्र सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव होता है कि राष्ट्र समाज सेवा तो बंद है ही, लेकिन मैंने देखा है अक्सर 2 केले लोग हॉस्पिटल में जाके या कहीं और जाके बांट रहे हैं, लेकिन उनके पीछे लगभग 10 से 15 लोग खड़े होते हैं। अरे भाई, केले का वजन मात्र 100 ग्राम या 150 ग्राम होगा, आप उसका वजन क्यों बढ़ा रहे हैं? आपको देना है तो आप खुद ही दीजिए, सीधा सा तरीका है। तो ये छोटी मोटी और ऐसा अप्रासंगिक टीआरपी पाने का तरीका मेरी नज़र में तो शायद गलत है, और कहीं आपने शायद ही मुझे ऐसा करते हुए मुझे देखा होगा, क्योंकि मैं इन बातों से बहुत दूर रहता हूँ और आपके सामने कहीं ना कहीं एक रिपोर्टर के रूप में या फिर किसी टॉपिक को लेकर ही मैं सामने आया हूँ अभी तक। तो मैं कह रहा था कि
हमें यह अनुभूति होनी चाहिए कि मैं ही राष्ट्र निर्माण के लिए उपयुक्त व्यक्ति हूँ। हमारे द्वारा किए गए कार्य से ही राष्ट्र का निर्माण होगा। हमारी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। हमें शिक्षा का प्रचार प्रसार, श्रम शक्ति का बेहतर उपाय वैज्ञानिक सोच के साथ अग्रसर होना चाहिए। यदि आज की युवा शक्ति की बात की जाए तो काफ़ी टॉपिक्स है मेरे पास बोलने के लिए, लेकिन आज जैसे कि हमारा भारत, और भारत ही नहीं अभी तो पूरा वर्ल्ड इस कोरोना से जूझ रहा है, और हर जगह की सरकारें, चाहे वो विदेशों में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे हमारे राजस्थान में हो, किसी भी सरकार ने हर मामले में कोरोना से निपटने के लिए प्रयासरत रही है। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे कि आप सोशल मीडिया तो चलाते होंगे, कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में यदि मारा गया है तो गरीब, और सबसे ज़्यादा यदि इफेक्ट हुआ है तो मिडिल क्लास फैमिली पर। अभी मैं लगभग 10 से 15 दिन पहले की बात है, मैं अभी फ़िलहाल लगभग 20 दिनों से गंगापुर में नहीं हूँ, और मैं कहीं बाहर हूँ, अपने काम की वजह से बाहर आया हुआ हूँ। तो मैंने देखा था इस लॉकडाउन ने लोगों को कितना तोड़ा। मैंने ऐसे दो व्यक्तियों को देखा जिनकी अच्छी खासी दुकान चला करती थी, और आज भी है, और उस दुकान पर 2 या 3 भाई वो काम करते थे। मैं नाम यहाँ लेना उचित नहीं समझूंगा, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्हें इस लॉकडाउन ने इस तरह से मजबूर कर दिया कि बेचारे अपना जीवन यापन करने के लिए मेहनत मजदूरी करने लगे। और सच बात कहूं तो इस लॉकडाउन में यदि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो उनमें सबसे टॉप पर आते हैं बड़े बड़े समाज सेवी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े एमएलए। जी बिल्कुल, इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता, और मैं अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से इसको देख चुका हूँ। क्या हालात कर दिए हैं। आज मैं किसी पार्टी से वशीभूत होकर यहाँ नहीं बोल रहा, लेकिन एक बात आपसे अवश्य बोलना चाहूँगा कि देश में चाहे कोई भी परिस्थिति रही हो, लेकिन पहली बार लगभग 38 इयर्स की मेरी एज हो चुकी है, लेकिन मैंने, आप समझ सकते हैं, 18 साल मुझे वोट करते हुए हो गए, लेकिन मैंने देश में पहली बार, लोग बुराइयां करते हैं, गालियां लिखते हैं, मन में आए जैसी सोशल साइट्स पर, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर वगैरह वगैरह, उन पर पोस्ट करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, और आपका जवाब कमेंट में ज़रूर होना चाहिए
मैं पार्टी से वशीभूत होकर बात नहीं कर रहा हूं, आप इस बात का विशेष ध्यान रखना। यदि ये लॉकडाउन मतलब ये कोरोना काल किसी भी पार्टी के कार्यकाल में आता और प्रधानमंत्री कोई और होता, तो क्या हम इस लॉकडाउन से, इस कोरोना से लड़ाई लड़ सकते थे? मेरी नज़र में तो शायद नहीं। हालांकि बुराइयां हैं। मैं नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, मैं उनकी तारीफ के पुल नहीं बांध रहा हूँ यहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि एक साथ इतनी सारी विपदाएं आना, इधर तो कोरोना आया, उधर चीन और पाकिस्तान वो तैयार है, लेकिन पहली बार वर्ल्ड में पहली बार चीन को आंखें दिखाने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा हिंदुस्तान, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आंखों में आंखें डालकर कह दिया कि चीन तुम 1 इंच आगे आओगे, हम तुम्हें 10 किलोमीटर पीछे खदेड़ेंगे। इस बात को आप विशेष रूप से जानते होंगे। और आज तक, और अब भी चीन की पूरी तैयारी है, पाकिस्तान का कल, इमरान खान का कल स्टेटमेंट आया है, पूरी तैयारी है, लेकिन कहीं भी किसी भी प्रकार से चीन अभी तक हिमाकत नहीं कर पाया है कि वो हमारे देश की 1 इंच जमीन भी ले सके, हमारे देश के अंदर 1 इंच का टुकड़ा भी वो ले सके। क्योंकि हमारा देश ऋषियों, मुनियों, बुद्धिजीवियों द्वारा सुझाए गए मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित करता है। ऐसे ही हम त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग और अब कलयुग, ऐसे ही हमारा देश, कहाँ वो दिन था जब देश को कोई हमारे देश की कहीं कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी। आज आप जानते हैं कि हमारा देश, यदि महाशक्ति के अंदर बात आती है तो वर्ल्ड में सबसे टॉप पर हमारा देश है। इस समय मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्र सरकार और उन राज्य सरकारों का जो आज कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे समय में एकजुट है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे शर्म भी आती है। मुझे शर्म आती है कहीं ना कहीं कि कई लोग इन्हीं चीज़ों को भुनाने लग जाते हैं। क्यों भाई? ये देश आपका नहीं है? ये देश मेरा भी है, ये आपका भी है। अरे देश के हित में बोलो भाई। क्यों कभी पाकिस्तान जाकर, कभी वहां जाकर, कभी वहां जाकर, क्यों देश के लिए? आप ये मानिए कि यदि मैं आपको गाली देता हूं, यदि मैं आपको गाली देता हूं तो आप ये ना समझिए कि मैंने आपको गाली दी है। जी नहीं, मैंने अपने संस्कार जो मेरे पूर्वजों से, मेरे माँ बाप से मुझे मिले हैं, वो मैंने आपके ऊपर थोपे हैं, मतलब गाली दी है। समझ सकते हैं आप मैं कहना क्या चाह रहा हूं? सीधी बात यही है कि जो पिछले 70 वर्षों से चला आ रहा है उसको आप भूलिए और राष्ट्र निर्माण में
अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन कम से कम देश के ऊपर ऐसा कुछ ना बोले। आज यदि मैं बात करूं धर्म की, तो सभी धर्म हमारे लिए पूजनीय है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन ईसाई धर्म हो, सभी धर्म हमारे लिए पूजनीय है। मैं कई बार फेसबुक पे, ट्विटर पे, इन पे लोगों को देखता हूँ, कभी कोई क्या पोस्ट डालता है, कभी क्या डालता है, मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर। कहाँ है उनकी परवरिश? ऐसी परवरिश मिली लोगों को? छी, शर्म आती मुझे ऐसे लोगों को। आप सोचिए, देश की सीमाओं पर जो हमारे भाई, जो हमारे फौजी, जो हमारे जवान हैं, वो क्यों है वहां पर? वो सिर्फ आपको और मुझे या हमें, हमारी सेफ्टी के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर वहाँ वो ड्यूटी कर रहे हैं, और उन्हें पता नहीं है कब कौन सी गोली आकर उन्हें छू जाएगी, भेद जाएगी, और वो इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। लेकिन कम से कम आप इस बात को सोचिए, क्योंकि मैं कई दिनों से इन चीज़ों को देख रहा हूँ। अभी फिलहाल सभी चैनल्स पर एक कोई बॉलीवुड स्टार, कोई सुशांत सिंह का केस चल रहा है। हर चैनल उसको इस तरह से भुनाने में लगा हुआ है, इस तरह से भुनाने में लगा हुआ है जैसे मक्के को या मूंगफली को या चने को भाड़ में भुनाया जाता है। और कई चैनल्स ऐसे भी हैं जो हकीकत सामने आपके बयां कर रहे हैं, और कई चैनल्स ऐसे हैं जो उनको मंच दे रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। अरे भाई, ऐसे लोगों को तो बख्शो यार। चलो खैर, ये बड़े चैनल्स की बात है। और मैं यदि लोकल पत्रकारिता पर बात करता हूँ, तो जैसे कि मैं रोज़ देखता हूँ, रोज़ सुनता हूँ, लोग पता नहीं क्या क्या चलाते हैं, जिनको दो शब्द बोलना नहीं आता, जिनको ये तक पता नहीं है कि हमें क्या पोस्ट डालनी है, लाइव में क्या दिखाना है, क्या लिखना है, जिनको ये तक पता नहीं है। और फिर जब उस गलती को वो लोग करते हैं, और जब कहीं ना कहीं किसी न किसी अधिकारी का उनके पास फोन आता है, तो वो बला डाल देते हैं किसी और पर। मैं यहाँ नाम लेना किसी का उचित नहीं समझता, लेकिन यह बात सत्य है, और इस बात के पुख्ता प्रमाण मेरे पास मौजूद हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे। देखो, मेरा क्या है, आपने कहीं ना कहीं पहले मुझे देखा है, मैं उन गंदे शब्दों को यहाँ यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा बीता हुआ कल था और उसको मैं छोड़ चुका हूँ। और ये बात आपके सामने मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि ज़रा वक्त का इंतज़ार कीजिए, हम भी दिखाएंगे कि हम में कितना दम है। भाई, सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि जब तालाब में एक ही मेंढक रह जाता है या दो मेंढक, तो वो ज़्यादा टर 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 करते हैं। चलो छोड़ो, मैं इन बातों में फंसना नहीं चाहता। मैं अपनी बात आपसे कह रहा था कि हमें सबसे पहली बात ये कि जो आज जिस तरह से हमारे देश का कल्चर है, जिस तरह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हमारे देश की पहचान है, यानी अनेकता में एकता, इसको बिल्कुल बरकरार बनाए रखिए।
दूसरा कहना चाहूँगा कि यदि आप किंचित मात्र भी अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने वतन के लिए सोचते हैं तो आपके मन के संस्कार जो देश के प्रति हैं, आपके मन में जो देश के प्रति श्रद्धा भाव है, कुछ करने का जज्बा है, वो आप अपनी संतानों में, अपने बच्चों को सिखाएं। आज तरह तरह के लोग खड़े हो रहे हैं, कभी वो पार्टी, कभी ये संगठन, कभी वो संगठन। क्या करना है संगठन का? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इन संगठनों से। और मैं आपके सामने एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि कोई, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, आप माने या ना माने, लेकिन यदि कोई हमारे राष्ट्र को अपमानित करने की चेष्टा करता है, राष्ट्रीय क्षति को सहायता देता है, धर्म, भाषा और मान्यताओं के आधार पर हमें बांटने की घिनौनी कोशिश करता है, तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसे मुंह तोड़ जवाब दें। समझ रहे हैं आप मेरी बात? शायद आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझदार होंगे, लेकिन जो मेरे मन में है, जो मेरे मन में है, मेरे हृदय में है, मेरे दिल में है, वो मैं आपके सामने कह रहा हूँ। सभी से कहना चाहूँगा, आइए हम सभी मिलकर जाति, धर्म से ऊपर उठकर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसका ऐसा निर्माण करें जिसमें हमारे द्वारा देशभक्ति कूट कूट कर भर दी जाए। बस सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले आता है हमारी मातृभूमि, हमारा वतन, हमारा देश। आप जानते हैं, आज का कुशल बालक, जो आपकी संतान भी हो सकता है, मेरी भी हो सकता है, या फिर किसी और की भी हो सकता है, वो कल का इंजीनियर, शिक्षक, समाज सेवी, उद्योगपति और कहीं ना कहीं एक समर्पित नेता बनकर राष्ट्र में अपना योगदान देगा। और इन्हीं में से अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर साहब हमें निकालने होंगे। जी हाँ, क्योंकि ये वो ज़माना नहीं है जब चरखे से आज़ादी दिला दी थी। अरे भाई, चरखे से आज़ादी कैसे मिल गई? हमारे देश के वीर सपूतों ने अपनी बलि दी है। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि सबसे ज़्यादा हम शिक्षा की ओर अग्रसर रहें। किसी के बहकावे में आकर या किसी के कहने मात्र से हम कोई ऐसी पोस्ट या ऐसी बातें ना करें जिससे किसी को ठेस पहुंचे। इसके लिए आवश्यक होगा शिक्षा की ओर हमें बेहतर प्रयास करने होंगे, चरित्र निर्माण की शालाएं विकसित करनी होंगी, देश प्रेम का पाठ पढ़ाने को कार्यशालाओं का हमें आयोजन करना होगा। वे अपने पद चिन्हों को बनाते हुए आगे के रास्तों पर निकलेंगे। हमारा राष्ट्र है तो हम हैं, हमारा वतन है तो हम हैं।
मैं कहता हूँ कि प्रत्येक सुबह जब हम उठते हैं तो राष्ट्र के निर्माण की सोच के साथ में हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से ही, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राष्ट्र निर्माण में हमें सहयोग देना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की भावना हमारे अंदर बहुत जरूरी है। और मैं कहता हूँ, काश हमारे हिंदुस्तान से ऐसे लोगों का नामो निशान मिट जाए जो अपने राष्ट्र के साथ गद्दारी करते हैं, राष्ट्र की अस्मिता पर दाग लगाकर नापाक लोगों की मदद करने में किंचित भी नहीं हिचकते और उनका गुणगान भी करते हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए अति आवश्यक है अच्छा चरित्र। चरित्र एक ऐसी पूंजी है जो राष्ट्र निर्माण में विशेष भूमिका निभाती है। ये आप भी जानते हैं कि चरित्र व्यक्ति का सबसे पहला परिचायक होता है, मतलब उसकी पहचान का सबसे पहला अक्षर यदि है तो वो है चरित्र। मैं कहता हूँ, यदि मेरा चरित्र खराब है तो क्या आप लोग मुझे पसंद करेंगे? शायद नहीं। काफ़ी लोग हैं जो अपने आप को क्या संज्ञा दूं मैं उनको, चरित्र पर इतने दाग होते हुए वो दूध के धुले हुए बने घूमते हैं। मैं यहाँ किसी का नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ और वो लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि मुझे छेड़ दिया तो वो छूटने वाले नहीं हैं। खैर जाने दीजिए, ऐसे लोगों की मैं परवाह भी नहीं करता। तो मैं कह रहा था कि राष्ट्र निर्माण में हमें एक विशेष भूमिका का निर्वहन करना होगा। हमारे घर में माता पिता, तो स्कूल में शिक्षकगण चरित्र निर्माण में अपनी सार्थकता सिद्ध कर सकते हैं। माता पिता किसी बालक के माता पिता किसी बालक के चरित्र निर्माण की प्रथम पाठशाला होती है। ये आप भी जानते हैं, मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है इस मामले में। तो सीधी सी बात है, जिस तरह की शिक्षा, जिस तरह के संस्कार हम हमारे बच्चों को देंगे, वैसा ही उनका भविष्य होगा, वैसा ही वो लोग सोचेंगे, उनकी सोच ही उस प्रकार की बन जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ, यदि आप समझें या ना समझें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दीजिए कि वो आगे चलकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। दोस्तों, अब मैं आपके सवालों के लिए यहाँ हाजिर हूँ। मेरी बातें थी जो मैंने आपके सामने कह दी। आप कुछ पूछना चाहें या कुछ आपके मन में हो, और
शायद सोचना होगा। आप सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। किस दिशा में हम चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत जल्द जो लोग अपने आप को एक बड़ी बिल्डिंग बनाकर बैठे हुए हैं, वो ये समझते हैं कि हम बिल्डिंग के शीर्ष पर यानी टॉप पर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि उस नींव का पत्थर नीचे है। वो जब नीचे देखेंगे ना ऊपर की मंजिल से, तो उन्हें चक्कर आ जाएंगे कि नींव का पत्थर कहाँ है। तो आपसे मेरा निवेदन है, ये बातें फालतू की बातें हैं, मैं इनको दरकिनार करता हूँ। और कुछ मैं एक व्यक्ति के बारे में आपसे कहना चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मन नहीं कर रहा उसके लिए कहने के लिए। जिस व्यक्ति को मैं कहूँगा गंगापुर सिटी में पंकज शर्मा के नाम से पहचान मिली, जिसको प्लेटफॉर्म दिया मैंने, 5वीं बार, 5 आप देख रहे हैं, 5वीं बार पीठ में छुरा घोंपा उसने मेरे। लेकिन वो ये जानता है बहुत अच्छे से कि जिस दिन पंकज शर्मा का फिर गया, उस दिन उसको चक्कर इतने आएंगे कि वो बैठ नहीं पाएगा। सब कुछ आपके सामने बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, एक एक का चरित्र, एक एक की बातें, और लगभग 2016 से लेकर अब तक की सारी बातें आपके सामने, सारी चीज़ें जो आपके सामने होंगी। बहुत कोशिश की उन लोगों ने कि पंकज शर्मा के खिलाफ FIR करा दें, ये कर दें, वो कर दें, वो कर दें। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों नानी याद नहीं आई तुम्हारी तुम्हें? अरे भाई कुछ करके तो देखो यार, जरा सांप की बांबी में हाथ डालकर देखो एक बार। हाथ बाहर ही नहीं आएगा तुम्हारा, अंदर ही घुसते चले जाओगे तुम। इतनी बड़ी फाइल एक एक व्यक्ति की। और आप जानते हैं गंगापुर के जो वासी हैं वो तो विशेष रूप से इस बात को जानते हैं कि मैंने जब जब जिस जिस क्षेत्र में कदम उतारा है हमेशा कामयाबी हासिल की है। और आज से नहीं, जब से मैं 9th क्लास में पढ़ा करता था। हायर सेकेंडरी स्कूल में हमारे प्रिंसिपल सर हुआ करते थे उस समय, ताराचंद जी जैन सर। और उस समय शायद 96 की आसपास की बात होगी, मुझे याद है बहुत अच्छे से। और काफ़ी मित्र ऐसे भी हैं मेरे जो आज बड़ी बड़ी जगह पर अपने संस्थान चला रहे हैं। वो भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि वो क्या है और मैं क्या हूँ।
अच्छा, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति को मैं नाम और ले लूँगा अभी उसका, आप देखिए सुनिए, जिस व्यक्ति को पंकज शर्मा ने बनाया, फील्ड में उतारा, वो व्यक्ति मुझे गाली दे रहा है। ऑडियो वायरल करूँगा उसका, रुक जाओ आप, ऑडियो भी वायरल करूँगा उसका। भाई देखो, सबके पास आप भी जानते हैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप होते हैं। अब चाहे न्यूज़ हो, चाहे शुभकामनाएं संदेश हो, चाहे कुछ भी हो, आप ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से सबके पास पहुंचाते हो, तो कहीं ना कहीं आपके पास आपका नंबर भी कहीं ना कहीं मेरे ब्रॉडकास्टिंग में होगा। मुझे ये पता नहीं है, काफ़ी समय से ग्रुप बना हुआ है। और जैसा कि कल एक, जो कि मुझे बड़ा भाई यानी मोटा भाई कहता है, जयंत दुबे, उसने कुछ बोला था एफबी पर, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं कहना चाहूँगा कि जयंत, जो तुम कर रहे हो करते जाओ, करते जाओ, तुम्हारा मोटा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। और बाकी लोगों की तो मैं यहाँ बात करना ही नहीं चाहूँगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने राज्य, अपने शहर से प्यार है। अब लोग तो क्या है, भैंस की पूंछ पकड़ कर चलते रहे, तो मुझे तो क्या है इससे भाई। भाई मेरी पूंछ क्या है, बहुत लंबी हो गई थी, तो लोग उसको पकड़ पकड़ के चल रहे हैं इस समय। मैं सीधी स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि मेरी पूंछ बहुत लंबी हो गई थी, तो उसको पकड़ पकड़ के लोग चल रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जिस मंजिल के लिए वो चल रहे हैं, उस मंजिल पर मैं कब का पहुंच चुका हूं। जिन चीज़ों को वो आज सोच रहे हैं, वो मेरी 2-3 साल पहले की सोच हुआ करती थी। लेकिन आज मेरी क्या सोच है, मैं क्यों आपके सामने नहीं हूँ, क्यों फील्ड में नहीं हूँ? भाई कोई ना कोई तो कारण तो होगा, ये आप भी जानते हैं। और आपने एक चीज़ जरूर सुनी होगी, कहावत कि शेर जब 4 कदम पीछे खींचता है तो उसका मतलब क्या होता है। आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए। अभी मैं आपके सामने नहीं आऊँगा, एक रिपोर्टर के तौर पे मैं आपके सामने नहीं आऊँगा अभी। हाँ, मेरा प्लेटफॉर्म चालू है, आवाज़ आपकी न्यूज़। और जिस तरह से कभी मैं रिपोर्टिंग किया करता था, एक भी न्यूज़ पंकज शर्मा से नहीं छूटा करती थी। और 78 रिपोर्टर्स जो मेरे विश्वास पे और मेरे भरोसे पर थे, वो सब छोड़ गए। लेकिन आज वो मेरे साथ है। मैंने नहीं कहा उनसे कि आप मुझे ऐसा कीजिए या वैसे कीजिए, वो अपने बेस पे खुद ही आए, अपनी या तो कहीं ना कहीं मेरे पे वो लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं अभी फील्ड में क्यों नहीं आ रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पाँच वर्ष 26 अप्रैल 2016 तब से कोई चीज़ मेरे हाथ में आई। आप समझ रहे होंगे, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो शब्द मेरे लिए गंदा हो चुका है पूरी तरह से। और तब से अनछुए पहलू, वो अनछुए पहलू 2016 से लेके आज तक के मेरे पास हैं।
मैं अभी, जैसा कि मैंने कहा, मैं आपके सामने नहीं आऊँगा। मैं सिर्फ तब ही आपके सामने आऊँगा। लाइव में मैं कभी भी किसी भी टॉपिक पर बोल सकता हूँ, लेकिन किस किस गली में जाओगे भाई साहब? अच्छा, अभी वैसे तो रोज़ ही फ़ोन कॉल्स आते हैं मेरे पास में। कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई साहब फला फला जगह ये हो गया, तो मैं उन पर कहता हूँ यार, जो न्यूज़ चलाता है बंदा, बैठ के शाम को बैठ के उससे बात करो ना यार, मुझसे क्या बात कर रहे हो आप? बोले सर उनका नंबर नहीं लगता। मैंने कहा 6 नंबर दिए हुए हैं, उन पर कॉल करो आप। बोले सर उनका नंबर नहीं लग रहा, तो मैंने घर से उठा लाओ। ये झूठी टीआरपी और ये ढोंग विद्या करने से कुछ नहीं होगा मेरी नज़र में। आपके पास साजो सामान है तो आप मैदान में उतरिए, और इस बात को विशेषकर याद रखिएगा कि जो आदमी बनाना जानता है वो उसको तोड़ना भी जानता है। मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पर, मूर्ख लोग। वसूली का धंधा, छी, वसूली। यदि आज के समय में, मैं एक बात याद आ रही है मुझे, अखबार महंगे होते जा रहे हैं और पत्रकार सस्ते। क्यों भाई? पत्रकारों के माध्यम से ही अखबार चलता है, लेकिन पत्रकार सस्ते क्यों हैं? अब ये आप लोग समझ सकते हैं कि ये 2 लाइनें मैंने क्यों बोली हैं। तो दोस्तों, फालतू बातें ना कर कर मैंने आपका बहुत समय बर्बाद किया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ में, अभी मैं सीधी बात यदि बोलूँ आपसे, तो लगभग 7 डॉक्यूमेंट्रीज पे मैं वर्क कर रहा हूँ इस समय। और इस समय मैं आपको बता दूँ, इस समय मैं चंबल के बीहड़ों में हूँ। भिंड एरिया में हूँ मैं, एमपी में। और मैं भी यहाँ कोई डॉक्यूमेंट्री के लिए आया हूँ, और मेरा फोकस फ़िलहाल डॉक्यूमेंट्री पे ही है। शूट चल रहा है पर डे। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली भी रह के आया हूँ, और अभी मैं आपके सामने ऐसे नहीं आऊँगा। बहुत कुछ साजो सामान के साथ में। अभी कुछ मेंढक है, वो टर टर कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। बारिश का मौसम भी है, वैसे इन दिनों में करते भी हैं ऐसे मेंढक टर टर, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा तो आपसे इतना ही कहना है कि अपने मन में देश के प्रति राष्ट्र प्रेम रखिए। सुबह उठते ही अपने देश के बारे में सोचिए। हाँ, एक बात और मैं क्या कहना आपसे चाह रहा था कि मैं, आप जो भी लोग ऑनलाइन है या वॉचिंग पे है या फिर कोई भी है, मैं दिन में यदि 10 व्यक्तियों से मिलता हूँ, उनमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन उन 10 व्यक्तियों से यदि मैं बात करता हूँ किसी भी टॉपिक पर, कोई विशेष टॉपिक नहीं, नॉर्मल वे में भी कोई बात होती है, तो मैं उनसे कुछ ना कुछ लेके आता हूँ, उनकी बातों को लेके आता हूँ मैं, और फिर उनको रात में सोचता हूँ कि यार फला व्यक्ति ने मुझसे ये बात कही थी, फला व्यक्ति ने ये बात कही थी, फला व्यक्ति ने ये बात कही थी, और उनको सोच के, और कहीं ना कहीं उन 10 व्यक्तियों की बातों में से कम 10 वर्ड मैं ऐसे निकालता हूँ
जो मेरे भविष्य के लिए, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए और इस देश के भविष्य के लिए सकारात्मक होते हैं। नकारात्मकता मेरे अंदर बिल्कुल जगह ही नहीं है, दूर दूर तक, कहीं दूर दूर तक जगह नहीं है। जो नकारात्मक सोच रखते हैं, जो घटिया और विकृत मानसिकता रखते हैं, वो अपनी मानसिकता अपने पास ही रखें। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादा कुछ यहाँ किसी के बारे में कहना ही नहीं चाहता। कहना था जो मैंने 2 महीने पहले कह दिया, उसमें आप सब कुछ सुन सकते हैं। मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना। और हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने आपसे कहा था कि जब मैं प्यार करता हूँ, किसी से मोहब्बत करता हूँ या दोस्ती करता हूँ, तो मैं ये नहीं देखता कि मेरा कितना नुकसान या कितनी मेरी लाइफ खराब हो रही है। लेकिन जब मैं दुश्मनी पे आता हूँ तो फिर वो तो हाँ, इंतज़ार करता हूँ, इंतज़ार। और मैं कहना चाहूँगा, एक व्यक्ति जिसको मैंने फ़ोन किया था कि भाई साहब आप, वो मुझसे छोटा, आधी उम्र का, मुझे गाली दे के बोला, जिसको मैंने ही चलना सिखाया। चलो खैर, मैंने उसको बोला कि यार मेरे ग्रुप पे या मेरे फेसबुक ग्रुप पे आप पोस्ट मत डालिए। तो उन्होंने कहा आपकी भी तो आती है ब्रॉडकास्टिंग से। तो मैंने कहा भाई ब्लॉक मार दे यार, सीधी सी बात है। खैर फिलहाल मैं उस व्यक्ति को हटा चुका हूँ, लेकिन फिर भी वो आज भी उसकी 3 पोस्ट मेरे ग्रुप पर आई हुई है, फेसबुक ग्रुप पर। बहुत जल्द मैं वहीं उसके घर आकर, वहीं थाने में आकर उसकी खिंचाई करवाने वाला हूँ। वो ये समझता है कि मेरी पर्सनैलिटी हैवी बहुत तगड़ी है। तो भाई साहब, बॉडी दिखाने से कुछ नहीं होता है। माइंड का दिमाग, माइंड यूज़ कीजिए। तो दोस्तों, फालतू बातें बहुत हो गई। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। और हाँ, देश के हित में ज़रूर सोचिए। ये देश हमारा है। मैं तो कहता हूँ, यदि किसी दिन मौका ऐसा मिलता है तो देश के लिए हम आगे बढ़ना है। दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ पंकज शर्मा आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, राष्ट्र प्रेम को अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।